अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद नवेद और मैं हूं आपका एमडीकेट केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मकसद में। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स डिग्री कर रखी है और पिछले 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मैंने अपनी इस एमडीकेट जर्नी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एमडीकेट टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें से कई सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के बाद आज डिफरेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स आज पाकिस्तान की टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनरोल्ड हैं। तो एमडीकेट टेस्ट रिवायती टेस्ट से इसलिए अलग होता है क्योंकि यहाँ पर सीट लिमिटेड होती हैं, इसीलिए कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्योंकि केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके इस रास्ते को आसान बनाने के लिए। इन सारी बातों में मैं सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न बताना चाहूँगा। पेपर पैटर्न जो कि पीएमसी हमें रिकमेंड करती है, उसके मुताबिक दो तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में मौजूद होते हैं, C1 कॉग्निटिव टाइप 1 और C2 कॉग्निटिव टाइप 2। C1 टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी बेस्ड या फिर रिकॉल्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसका वेटेज 70% होता है हमारे टेस्ट में। बाकी जो C2 टाइप है, जो कि हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड या फिर आपसे कंसेप्ट बेस्ड कह सकते हो, ये हमारे पास टेस्ट में 30% वेटेज रखता है। अब अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं अकॉर्डिंग टू पीएमसी रिकमेंडेड, तो यहाँ पर हमारे पास 60% मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, 20% ईजी और 20% यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस होता है। लेकिन अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी के लिए कोई चीज़ आसान या किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल हो सकती है। बट अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई हैं तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपका एमडीकेट केमिस्ट्री का सिलेबस। तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ। तो आ गए हैं हम स्टूडियो के अंदर और अब हम बात करेंगे एमडीकेट सिलेबस के बारे में। एमडीकेट सिलेबस की बात करें केमिस्ट्री के हवाले से तो ये दो पोर्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है और चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक सेकंड ईयर केमिस्ट्री है। तो बारी बारी हर चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक पीएमसी आपको रिकमेंड करती है कि आप उसे समझें, आप उसे सीखें और फिर टेस्ट में अपेयर होने के बाद उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। तो बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास स्टोइचियोमेट्री मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से वो कंसेप्ट हैं जिसे सीखने की जरूरत है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कैलकुलेशन रिलेटेड टू मोल्स, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको चैप्टर नंबर 1, जो कि आपकी बुक में स्टोइचियोमेट्री के नाम से भी हो सकता है, उसमें ये टॉपिक्स इंक्लूड हैं। अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस, जैसे आप एनोड रेस या कनाल रेस भी कहते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं और मजीद कुछ बातें हम इंक्लूड करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर। और फिर हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको याद होगा कि किस तरह एटम्स के अंदर, किस तरह शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, वो सीक्वेंस क्या है, क्या तरीकेकार है, उसे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम नंबर्स जो कि आपको पता है 4 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हें कैसे जल्दी से फौरन से याद कर लिया जाए वो भी ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 3 है गैसेस। गैसेस से आपको गैस लॉस की स्टडी करनी है, इनके न्यूमेरिकल, इनके फॉर्मूले अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन, जो कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT की बात हो रही है यहां पर। उसके बाद KMT ऑफ गैसेस मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी पोस्टुलेट हैं उन्हें हम ध्यान से देखेंगे और क्या बातें हम उनमें से निकाल सकते हैं जो कि MCQs में हमारे काम आ सकती है, हम उन पर भी बात करेंगे। अगला चैप्टर जो कि आपके पास है लिक्विड का। लिक्विड का चैप्टर इस अपने साथ लेकर आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसके अंदर आप कई तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हो, जैसे कि हमारे पास लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जैसे कि डायपोल डायपोल फोर्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक डेडिकेटेड टॉपिक भी है जिसके अंदर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड्स के अंदर, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे भूल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के लिए कुछ और टॉपिक जो कि सिलेबस में तो नहीं है बट हमें समझना पड़ता है, जैसे कि एवापोरेशन क्या है, जैसे कि कंडेंसेशन क्या है। उसके बाद सॉलिड की तरफ बढ़े तो हमें टाइप ऑफ सॉलिड को डिस्कस करना है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, इनके दरमियान फर्क क्या होता है। हमने क्रिस्टल लेटिस को जानना है, हमने आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझना है और उनकी प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है। अगला जो आपका चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि एक एक बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएंगे जब हम आपको समझाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैं बात करूं तो इनमें डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, मतलब वो जो टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन और टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है उसे भी हमने समझना है। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब केएसपी, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, वही मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हमें अच्छे से समझ लेना है, उसकी एक्सप्रेशन बनानी आनी चाहिए। और यहां पर न्यूमेरिकल करवाने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे ये जो एक टेंशन होती है केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर बच्चों के जहन में, उसे इंशाल्लाह चुटकियों में फारिग करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल इक्विलिब्रियम आपने समझ लिया है तो केमिकल काइनेटिक्स आपको समझने में ज्यादा दुश्वारी होगी नहीं। तो समझते हैं कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपके इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। अब आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपने सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन को समझ लेना है, जो कि आगे चलकर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी, साइन ऑफ डेल्टा एच हैज इज लॉ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। आगे बढ़ें और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि अगेन बच्चों के लिए एक सरदर्द बन सकता है अगर आपके पास बेसिक नॉलेज और आपको ये नहीं पता कि इस चैप्टर को असल में लेकर कैसे चलना है। तो जाहिर सी बात है मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि इस चैप्टर को असल में आपने टैकल कैसे करना है, क्या चीजें आपने याद रखनी है, क्या चीजें आपने रट लेना है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की ट्रिक्स भी हम आपको सिखाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होगा और फर्स्ट ईयर का जो आखिरी चैप्टर है जो कि केमिकल बॉन्डिंग अपने साथ काफी सारी चीजें लेकर आता है। एटॉमिक साइज हो, आयनिक रेडियस हो, आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, केमिकल बॉन्ड हो, आयोनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी हो या हाइब्रिडाइजेशन हो, ये सब आपके कंसेप्ट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये दिखने में तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि भाई एटॉमिक साइज, लेकिन इस एटॉमिक साइज के अंदर काफी सारी और बातें छुपी हुई हैं, जो कि जाहिर सी बात है हम उसे ज्यादा देर तक छुपा रहने नहीं देंगे। अब यहां पर आकर फर्स्ट ईयर आपका एंड हो जाता है और चैप्टर नंबर 11 से आपकी सेकंड ईयर की स्टडी स्टार्ट होती है। तो अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 जो पीएमसी का सिलेबस हमें ऑफर करता है दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एक ट्रेंड की तरह एक पैटर्न में आपने उसे याद रखना होता है। वो कैसे याद रखना होता है, जाहिर है मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूंगा। तो फिलहाल तो बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक की भी और पी ब्लॉक की भी, चाहे जो भी ग्रुप हो हमारे पास, फर्स्ट ए ग्रुप हो, सेकंड ए ग्रुप हो, थर्ड हो या कोई भी ग्रुप हो, एस एंड पी ब्लॉक के अंदर उसकी आपने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद कर लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज करने की आपको यहां पर जरूरत नहीं है। पीएमसी के सिलेबस के अंदर सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है। ग्रुप
फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल और ग्रुप सेकंड ए मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेंड इन रिएक्टिविटी के इनका जो रिएक्टिविटी ट्रेंड है वो किस तरह का होता है आपको वो भी याद रखना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। लेट सपोज कि अगर हमारे पास अल्कली मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर किस तरह के कंपाउंड्स आपको बनाकर देगा। वो सुपर ऑक्साइड बनाकर देगा, वो पर ऑक्साइड बनाकर देगा, वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाकर देगा, आपको ये पता होना चाहिए लाजमी। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रुप ट्रेंड को हम कैसे भूल सकते हैं। ग्रुप ट्रेंड से ही तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से। तो कौन कौन से ग्रुप ट्रेंड हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। दैट इज एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब मेटालिक कैरेक्टर और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये वो ट्रेंड है जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि पीएमसी आपको रिकमेंड करती है कि ये ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो हमारे पास पीरियड वाला ट्रेंड हो या फिर ग्रुप वाला ट्रेंड हो, आपको लाजमी पता होना चाहिए। आगे बढ़े और अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की तो सिर्फ एक ही टॉपिक लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और आपको पता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कई सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्सेस है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज को आपने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही लिंक्ड होती है। अगले चैप्टर की बात करें तो यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंट्री होती है, और मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कितनी ज्यादा मुश्किल लगती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह हम हैंडल करेंगे इसके बारे में भी एक कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारे जहनों में सवार है कि किस तरह कवर करना है, इतने सारे रिएक्शन हैं, कैसे उन्हें याद करना है, तो इसके बारे में भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चैप्टर नंबर 13 है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां से एंट्री होती है। यहां से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोमेरिज्म के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाजमी। ओके, वैसे तो दिखने में ये काफी छोटे टॉपिक्स लग रहे हैं कि भाई आइसोमेरिज्म, लेकिन आपको पता है कि आइसोमेरिज्म के अंदर बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, और ओवरऑल सेकंड ईयर का ये चैप्टर नंबर 4 है। अब वैसे तो ये काफी कम टॉपिक्स लग रहे हैं कि भाई ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, केमिस्ट्री ऑफ इथीन, केमिस्ट्री ऑफ इथाइन और केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, लेकिन हर एक टॉपिक के अंदर कई सारी डिटेल्स मौजूद है, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनमें से कुछ की तो हमारे पास आपको यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपको याद करनी होती है, याद रखनी होती है, जो कि मैं आपको जाहिर एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़े तो हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड, जो कि हमारे पास ऑफर करता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको आनी चाहिए, नॉमेनक्लेचर आपको आनी चाहिए, रिएक्शंस इनके आपको आने चाहिए, और साथ ही साथ मैकेनिज्म SN1 SN2 का, E1 और E2 का जो मैकेनिज्म है उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग से मुराद कि सिर्फ हमें मैकेनिज्म को रटना नहीं है, बल्कि हमें इन मैकेनिज्म को समझना है। आगे बढ़े तो हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि है अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल की हम बात करें तो यहां से आपको अल्कोहल की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए, और रिएक्टिविटी कि कब अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, कब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, कब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, नॉमेनक्लेचर, और फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, उसकी एसिडिक बिहेवियर पर भी आपको कुछ बातें याद रखनी है, और साथ ही साथ फिनॉल के कुछ रिएक्शंस जिसमें सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन शामिल होता है। आगे बढ़े तो अगला चैप्टर है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपका चैप्टर नंबर 17 है आपके पीएमसी कोर्स के मुताबिक। नॉमेनक्लेचर आपको एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड की आपको नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। प्रिपरेशन एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी आनी चाहिए, और एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शंस हैं आपके पास वो भी आपको आने चाहिए। आगे बढ़े तो हम बात करेंगे आपका सेकंड लास्ट चैप्टर पीएमसी सिलेबस का, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर खास तौर पर इनके कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि भाई हमारे पास विलेरिक एसिड क्या होता है, स्टेरिक एसिड क्या होता है, पैल्मेटिक एसिड क्या होता है, प्यूटारिक एसिड क्या होता है, कैप्रियोइक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड क्या है, ये सारी बातें, ऑक्सैलिक एसिड क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं और कौन सी एग्जाम्पल इनमें शामिल होती है। प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी के, कार्बोक्सिलिक एसिड कि आप कौन कौन से डेरिवेटिव बना सकते हो और उन डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी कैसी रहती है, इस पर भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आगे हम बढ़े तो हमारा आखिरी चैप्टर जो कि पीएमसी सिलेबस का है, जो कि है मैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो यहां से आपने दो टॉपिक को डिस्कस करना है, नंबर 1 प्रोटीन और नंबर 2 है आपका एंजाइम। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन की टाइप्स हैं, प्रोटीन के कुछ यूजेस हैं, और एंजाइम में भी सेम कि किस तरह के एंजाइम होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनके यूजेस हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये है आपके 19 चैप्टर, 19 चैप्टर जो कि पीएमसी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जिनके बारे में आपको तमाम बातें जो कि पीएमसी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं आपको पता होनी चाहिए। और इसे सिर्फ याद ही नहीं करना है, केमिस्ट्री को सिर्फ आपने याद ही नहीं करना है, बल्कि एमडीकेट के अंदर आपने टॉपिक को समझना है। और समझने से मुराद इस तरह आपको टॉपिक्स आने चाहिए कि आप दूसरों को समझा सको। तो ये था आपके पास सिलेबस का ब्रेकडाउन, 19 चैप्टर जो कि यहां पर एंड होता है। तो चलिए आगे हम मजीद कुछ बातें करते हैं। तो ये था पूरे 19 चैप्टर्स का ब्रेकडाउन, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक छोटे कंसेप्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट तक सारी बातें आपको समझ आएंगी। तो क्या आप एक्साइटेड हैं एमडीकेट केमिस्ट्री की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? और अगर आप डेडिकेटेड रहते हो और आप डिसिप्लिन रहते हो तो आप एमडीकेट केमिस्ट्री को सिर्फ आसानी नहीं बल्कि आप उसे जबरदस्त तरीके से क्लियर भी करोगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बातें हैं जो कि एमडीकेट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।